गुड डे फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल मुंशी और स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी में। काफ़ी समय हो गया है, मैं आप लोगों के बीच आ नहीं पा रहा था, कुछ समय का अभाव था। अभी कोशिश करूँगा कि टाइम निकाल करके ज़रूर कुछ वीडियोज़ को बनाऊँ। मेनली जेपीएससी को फोकस करके चलते हैं। जेपीएससी का नोटिफिकेशन आ सकता है, नहीं आ सकता है, टाइम लगेगा, मैटर नहीं करता है। हमारा प्रिपरेशन सही से चलना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रीलिम्स को हम लोग ध्यान में रखते हुए एमसीक्यूज़ को पहले कवर करेंगे। कोई सब्जेक्ट स्पेसिफिक एमसीक्यू नहीं है, ये रैंडमली क्वेश्चंस मैंने सेट किया है जो पॉलिटी को भी कवर करेगा, हिस्ट्री को भी करेगा, झारखंड के ज्योग्राफी को भी कवर करेगा, ठीक है। 20-20 करके हम लोग सारे वीडियोस में इस चीज़ को देखेंगे। अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा सभी वीडियो में, ताकि जो भी कंटेंट मैं आप लोगों को बनाऊँ आप तक वो पहुँच पाए, ठीक है। आइए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन से। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी इन 1975। 1975 में जब श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा इमरजेंसी लगाया गया था, उस वक्त कौन सा फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया था। मौलिक अधिकार जिसको हम लोग बोलते हैं। अगर समझिए, अगर फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दिया गया, मतलब वो किसी कंट्री के लिए क्या ग्रेव सिचुएशन हो सकता है, लेकिन हुआ था। तो अभी हमारे पास ऑप्शंस क्या क्या है? राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। देखिए, अगर आप पॉलिटी में पढ़ाई की हैं तो आपको समझ में आएगा कि भाई आर्टिकल्स होते हैं जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर में होते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में जो आर्टिकल 12 से लेकर के आर्टिकल 35 होता है, उसमें हमारा फंडामेंटल राइट्स कवर किया हुआ रहता है। तो अभी फंडामेंटल राइट्स के अंदर में कुछ फंडामेंटल राइट्स ऐसे थे जिसको सस्पेंड कर दिया गया था। तो वो कौन सा फंडामेंटल राइट्स था? तो यहाँ पर हमारा आंसर है राइट टू फ्रीडम, जो आर्टिकल 19 के अंदर में आता है। अभी क्या है कि अगर वो आर्टिकल 19 के अंदर में राइट टू फ्रीडम आता है तो उसमें उसके अंदर में केवल राइट टू फ्रीडम, मतलब क्या फ्रीडम, तो ये चीज़ को भी जाना जरूरी है। जैसे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ रेसिडेंस और फ्रीडम ऑफ प्रोफेशन, ये सभी आते हैं जिसको सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। ये हमारा आंसर, क्योंकि देखिए ये सभी क्वेश्चंस बहुत फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं यूपीएससी, जेपीएससी या किसी स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम में। तो इन सभी क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखिए और एक्सप्लेनेशन मैं साथ में इसलिए दे रहा हूं ताकि आपको और भी वो रिवाइज हो जाए, ठीक है। ड्यूरिंग द इमरजेंसी 1975-1977। हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ झारखंड आफ्टर इट्स फॉर्मेशन इन 2000। 15 नवंबर 2000 को जब झारखंड एक अलग राज्य बना, बिहार राज्य से अलग होकर के, उस समय झारखंड के पहले गवर्नर कौन थे? हमारे पास ऑप्शन क्या है? सैयद सिद्दीकी रजी, MOH फारूक, के शंकर नारायणन, द्रौपदी मुर्मू। जाहिर सी बात है ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है, ये जो ऑप्शन है द्रौपदी, क्योंकि ये तो रिसेंटली में बनी थी। तो हमारा आंसर है MOH फारूक। ये हमारे फर्स्ट गवर्नर थे, जो झारखंड के पहले जो गवर्नर बने थे वो हमारे फर्स्ट गवर्नर थे। अगर वो फर्स्ट गवर्नर थे तो अभी जो गवर्नर है हमारे झारखंड में, करंट गवर्नर, उनका क्या नाम है? देखिए, ये जरूरी नहीं कि भाई ये क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ यही आ पाएगा, लेकिन इससे हम लोग को एक स्ट्रैटेजी पता चलता है कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। तो अभी कोशिश तो आप सबसे पहले ये कोशिश कीजिए कि उस समय से जो भी गवर्नर है सिक्वेंसली उनको याद कर लीजिए, और लास्ट और फर्स्ट को तो ज़रूर याद रखिए। जैसे अभी जो हमारे गवर्नर हैं उनका नाम है श्री संतोष कुमार गंगवार जी, जो 2024 31 जुलाई 2024 से अभी तक हैं, ठीक है। ये हमारा आंसर है। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। विच रिवर इज नोन एज द लाइफलाइन ऑफ रांची। रांची का लाइफलाइन कहा जाने वाला रिवर कौन कौन सा है? तो सबसे पहले तो हम लोग को समझना पड़ेगा कि वो रिवर जो रांची के अगल बगल में हो वो रांची का लाइफलाइन हो सकता है। क्या बड़ाकर है? नहीं है। क्या दामोदर है? नहीं है। ये दोनों आपको धनबाद बोकारो के आसपास से मिलेगा और फिर वो बे ऑफ बंगाल की तरफ चले जाते हैं। कोयल नहीं है। हमारे पास एक ही आंसर बच रहा है, वो है स्वर्णरेखा रिवर। स्वर्णरेखा नदी को लाइफलाइन ऑफ रांची कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये मुख्यतः रांची को वाटर सप्लाई करती है और लोकल इरिगेशन में बहुत मदद होता है इस रिवर से। इसी के लिए स्वर्णरेखा नदी को लाइफलाइन ऑफ रांची कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, हु ऑथर्ड द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बहुत ही फेमस बुक है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। इसके ऑथर कौन है? तो हमारे पास ऑप्शन है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, S राधाकृष्णन और BR अम्बेडकर। तो हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू।
जब जवाहरलाल नेहरू जी को जेल हुआ था 1900 1942 से लेकर के 1946 तक में वो रहे थे, उस समय वो जेल के अंदर में इस बुक को एक्सप्लोर किए थे जो मुख्यतः इंडियन हिस्ट्री और इंडियन कल्चर के ऊपर में था। ठीक है, तो हमारा आंसर है जवाहरलाल नेहरू, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है विच इज द लार्जेस्ट कोलफील्ड इन झारखंड। झारखंड का लार्जेस्ट कोलफील्ड कौन सा है? अभी हम लोग ऑप्शन की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि क्या सभी कोलफील्ड जिसका नाम ऑप्शन में दिया गया क्या वो झारखंड में है। अगर झारखंड में है तो हमारे लिए प्रॉब्लम बढ़ेगा, कभी याद दिखना पड़ेगा सही से। अगर जो झारखंड में नहीं है तो हम लोग सिंपली उसको एलिमिनेट कर सकते हैं कि अगर झारखंड में नहीं तो हमारा आंसर भी नहीं हो सकता है। झरिया कोलफील्ड, हाँ भाई झारखंड में है, धनबाद के पास में। सिंगरौली कोलफील्ड, नहीं, सिंगरौली एक जगह है जो मध्य प्रदेश में है, ये हमारा आंसर नहीं हो सकता है। रानीगंज कोलफील्ड, नहीं, रानीगंज एक जगह है जो वेस्ट बंगाल में आता है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। कोरबा कोलफील्ड, नहीं, ये भी एक जगह है जो छत्तीसगढ़ में आता है, ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बच रहा है और वही हमारा आंसर भी है, झरिया कोलफील्ड। बहुत ही बड़ा कोलफील्ड है, बहुत बड़ा। अगर आप लोग नहीं देखे हो तो कभी आप लोग आइए झरिया के अगल बगल में देखिए। वो झरिया के लिए मतलब क्या बोलेंगे वो अभी क्योंकि जो ज़मीन के नीचे जो आग लगी हुई है कोयले में, उसकी वजह से बहुत सारे लोग उससे बर्बाद हो चुके हैं, बहुत सारे घर टूट चुके हैं, पूरा का पूरा घर अंदर धंस चुका है। तो भाई कुछ अच्छा होता है तो कुछ ख़राब भी होता है। ठीक है, नोन फॉर कोकिंग कोल, झरिया इज़ द लार्जेस्ट इन द स्टेट। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, द संथाल रेवेलियन ऑकर्ड ड्यूरिंग विच ईयर। देखिए बहुत सारे रेवेलियंस हुए हैं, बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे संथाल रेवेलियन हुआ, मुंडा उलगुलान हुआ, हो अपराइजिंग हुआ, बहुत सारे हुए हैं। तो यहाँ पर संथाल रेवेलियन के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन से कौन ईस्वी तक में ये हुए थे। ऑप्शन क्या है हमारे पास में, 1850 से लेकर 1853, 1855 से 1857, 1860 से लेकर 1865 और 1870 से लेकर 1875 तक। तो हमारा आंसर है 1855 से लेकर 1857 तक। द ट्राइबल अपराइजिंग वॉज अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स एंड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। देखिए ये जो रेविलियंस होते थे ना आंदोलन, ये आपको देखने को मिलेगा कि अगर 50 रेविलियन हुए, 50 आंदोलन हुए हैं तो उसमें से बहुत सारे ऐसे पॉइंट रहते थे जो कॉमन रहते थे, जिससे लोग त्राही त्राही हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। तो वो आपको सभी जगह देखने को मिलेगा। लेकिन कुछ एक पॉइंट ऐसा रहता है जो एक दूसरे से उस सभी को अलग कर देता है। अच्छा, ये जो आंदोलन हुआ था उसमें ये चीज़ मेनली था, मुख्यतः ये चीज़ था। तो यहाँ पर भी अगर उस तरह से देखा जाए तो एक्सप्लॉयटेटिव लैंडलॉर्ड्स और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि ये दो चीज़ ऐसे हैं जो से आगे भी आंदोलन हुए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। हमारे पहले भी हम लोग देखे हमारे झारखंड का वीडियोज़ में, ठीक है, आगे भी देखेंगे। अभी हम लोग बढ़ते हैं आगे। हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे, प्रथम चीफ मिनिस्टर कौन थे? हु वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड। हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, श्री बाबूलाल मरांडी, श्री अर्जुन मुंडा, श्री शिबू सोरेन, श्री रघुवर दास। तो हमारा आंसर क्या है, बाबूलाल मरांडी। देखिए आपको सिक्वेंसली याद रखना चाहिए कि भाई उस समय पहले चीफ मिनिस्टर कौन थे, फिर कौन से चीफ मिनिस्टर हुए हैं। जिससे बाबूलाल मरांडी तो चलिए हम लोग याद रखते हैं कि पहले चीफ मिनिस्टर थे। अगर अभी का पूछा जाए तो हाँ भाई अभी का हेमंत सोरेन जी हैं, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी के बाद कौन बने थे चीफ मिनिस्टर, मतलब सेकंड चीफ मिनिस्टर ऑफ झारखंड कौन थे, तो अर्जुन मुंडा थे। तो इसी तरह से आपको सीक्वेंस को याद रखना चाहिए कि कब से कब तक वो लोग बने, ताकि क्वेश्चन कहीं से भी आए तो हम लोग उसको अटेम्प्ट ले पाएँ। ठीक है, अच्छा अभी जो हेमंत सोरेन जी हैं वो झारखंड के कितने नंबर के चीफ मिनिस्टर हैं, ये मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे अगर बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ट्राइबल कम्युनिटीज प्राइमरली फाउंड इन छोटा नागपुर प्लेट्यू। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पे, प्राइमरली मुख्यतः छोटा नागपुर प्लेट्यू, पूरे झारखंड के बारे में नहीं बोला जा रहा है। छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू झारखंड का एक पार्ट है। तो मुख्यतः छोटा नागपुर प्लेट्यू में कौन से ट्राइबल कम्युनिटी पाए जाते हैं। अगर छोटा नागपुर के बारे में पूछा जा रहा है, मान लीजिए अगर झारखंड के बारे में पूछा जाए तो झारखंड में संथाल भी है, झारखंड में गोंड भी है, झारखंड में उरांव भी है, झारखंड में मुंडा भी है। लेकिन जब ये मुख्यतः पूछा जा रहा है छोटा नागपुर प्लेट्यू के बारे में, क्योंकि देखिए अगर झारखंड का सबसे बड़ा ट्राइब अगर आप पूछिएगा पॉपुलेशन के मामले में तो वो संथाल है। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है प्राइमरली छोटा नागपुर प्लेट्यू को ध्यान में रखते हुए, तो वो मुंडा है। हमारा आंसर है मुंडा। ठीक है, संथाल जो है वो संथाल परगना में मुख्यतः मिलते हैं और वो एक बहुत ही बड़े पॉपुलेशन है पूरे झारखंड के जो एसटी कम्युनिटी होते हैं उनके लिए। ठीक है, हम लोग पहुंचते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ।
विच नेशनल पार्क इन झारखंड इज़ फेमस फॉर इट्स टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व के लिए कौन सा झारखंड में नेशनल पार्क फेमस है वो बनाया गया है उनको? देखिए वैसे तो बहुत ज़्यादा नेशनल पार्क झारखंड में है नहीं, तो आप लोग चाहेंगे तो पूरे के पूरे नेशनल पार्क को ईजिली याद रख सकते हैं, एक बार पढ़ेंगे वो याद हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है बेतला नेशनल पार्क, हजारीबाग नेशनल पार्क, पलामू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दलमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ पर हमारा आंसर है बेतला नेशनल पार्क, क्योंकि बेतला नेशनल पार्क को स्पेशली टाइगर रिजर्व के लिए बनाया गया, क्योंकि ये बेतला नेशनल पार्क जो है इट्स अ पार्ट ऑफ पलामू टाइगर रिजर्व, ये पलामू टाइगर रिजर्व का ही एक पार्ट है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, डीवीसी दामोदर वैली कॉरपोरेशन इज एसोसिएटेड विथ विच रिवर? नाम से ही पता चल रहा है यार, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, तो दामोदर से ही एसोसिएटेड होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग ऑप्शंस को देखते हैं, गंगा, दामोदर, स्वर्णरेखा, कोयल। तो दामोदर क्यों? देखिए डीवीसी वगैरह ये सब जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं ये झारखंड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे देखिए डीवीसी क्या करते हैं, डैम्स बनाए हुए हैं तो वो फ्लड को कंट्रोल करता है, जो पानी वहाँ जमा होते हैं उसे इरीगेट किया जाता है, इरीगेशन किसानों को मदद मिलती हैं, पावर जनरेशन किया जाता है, डीवीसी का बिजली भी आता है भाई घरों में। तो इसीलिए इन सभी इंस्टीट्यूशंस को बहुत ध्यान से रखिए, याद रखिएगा, कब इस्टेब्लिश हुए, हेड ऑफिस कहाँ है, सभी चीज़ पूछा जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड द फंडामेंटल ड्यूटी प्रोविजन? अभी देखिए हम लोग फंडामेंटल राइट्स शुरू में क्वेश्चंस में डिस्कस किए थे, अभी ये पूछ रहा है फंडामेंटल ड्यूटी। तो भाई फंडामेंटल ड्यूटी अगर हम लोग को जानना है तो फंडामेंटल ड्यूटी सबसे पहला तो कौन सा आर्टिकल में आता है फंडामेंटल ड्यूटी? तो देखिए फंडामेंटल ड्यूटी जो आर्टिकल में आता है वो आर्टिकल है आर्टिकल 51A, सॉरी आर्टिकल 51A में फंडामेंटल ड्यूटीज़ आते हैं। ठीक है, अभी फंडामेंटल ड्यूटीज़ अगर सपोज कीजिए कि आपसे पूछा जा रहा है, तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ को कौन सा अमेंडमेंट में ऐड किया गया था। मतलब देखिए संविधान में बहुत सारे संशोधन शुरू से हुए हैं, 120-25 ऊपर संशोधन हो चुके हैं, तो कौन सा संशोधन, कौन सा अमेंडमेंट में फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था? तो अभी अगर आप देखिएगा तो आपका 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था 1976 में, उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया था, आर्टिकल 51A के अंदर में आता है। ठीक है, अभी क्या है कि इस ये जो हमारा संशोधन है 42nd अमेंडमेंट, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि ये 42nd अमेंडमेंट जो हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन का, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे बदलाव हुए थे, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। भाई ये जब आप प्रियम्बल पढ़ते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल, तो उसमें 3 वर्ड को ऐड किया गया था। कौन कौन सा वर्ड को ऐड किया गया था वो जरा मुझे एक बार बताइए, क्योंकि उसमें भी उस चीज़ का जिक्र है जिसको ऐड किया गया था। 3 वर्ड, यूनिटी, इंटीग्रिटी, इसमें भी एक वर्ड को ऐड किया गया है, सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक तो था ही सोशलिस्ट सेकुलर को। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन इससे ईजिली बन सकता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है, विच इज़ द फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च्ड बाय इंडिया? इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट कौन सा था? इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया पहला सैटेलाइट कौन सा था? हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, इनसेट 1B, आर्यभट्ट, रोहिणी, जीसेट 1। तो अगर आप थोड़ा सा भी अगर इंडिया के बारे में या इंडियन सैटेलाइट्स के बारे में अगर उसको पढ़ाई किए हैं, तो आपको ईजिली पता चलेगा कि भाई हाँ हमारा आंसर आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट जो था वो पहला सैटेलाइट था जिसको इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो एक्चुअली लॉन्च किया गया था सोवियत यूनियन के हेल्प से। ठीक है, और ये कब लॉन्च हुआ था? ये 1975 में 1975 ईस्वी में लॉन्च किया गया था। अच्छा, आर्यभट्ट तो फर्स्ट थे, सेकंड जो सैटेलाइट लॉन्च किया गया था उसका क्या नाम था इंडिया के द्वारा? भाई ये भी पूछा जा सकता है, लोग तो फर्स्ट को और लास्ट को याद रखते हैं, सेकंड कौन सा था? वो भास्कर 1 था। भास्कर 1 को लॉन्च किया गया था 1979 में, ठीक 4 साल के बाद। ठीक है, हम लोग हमारे अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द स्वर्णरेखा रिवर ऑरिजिनेट्स इन विच स्टेट? कौन से स्टेट से स्वर्णरेखा रिवर ऑरिजिनेट होती है? वेस्ट बंगाल से नहीं होती है, ओडिशा से कन्फ्यूज़न हो सकता है लोगों को, लेकिन नहीं होती है, बिहार से तो होती ही नहीं। हमारे पास आंसर बचता है झारखंड। झारखंड में एक जगह है नगड़ी,
जो रांची डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ से ये नदी ओरिजिनेट करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ झारखंड ओडिशा बॉर्डर। ये बिल्कुल बॉर्डर पे है, झारखंड ओडिशा का बॉर्डर पे ही है ये। कौन सा रिवर है भाई? नाम से लोगों को लग सकता है कि महानदी हो सकती है, लेकिन महानदी नहीं है। महानदी एक्चुअली छत्तीसगढ़ से निकलती है और उड़ीसा होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। हमारा आंसर है कोयल रिवर। द साउथ कोयल रिवर मार्क्स पार्ट ऑफ द बाउंड्री बिटवीन झारखंड एंड ओडिशा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर आप लोगों को हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो स्टडी विथ राहुल मुंशी को मेरे चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कर लिया कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को उसका बेनिफिट मिल सके। ये एक रिवीजन चल रहा है, मेनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले भी हम लोगों ने वीडियो देखा, आगे भी वीडियो को देखेंगे। ठीक है, विच स्कीम इज लॉन्च्ड बाय झारखंड गवर्नमेंट फॉर वुमेन्स अपलिफ्टमेंट। नारी उत्थान के लिए झारखंड सरकार द्वारा कौन सा स्कीम को बनाया गया था? आइए ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास है, देख सबसे पहला ऑप्शन को देखते हैं डी को, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। नाम से ही भाई प्रधानमंत्री स्टेट गवर्नमेंट का नहीं हो सकता, ये हमारा आंसर नहीं है। प्लस मुद्रा योजना क्या होता है? बिजनेस के लिए होता है, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देने के लिए। दूसरा हमारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये तो सभी को पता है यार, इतना स्कीम ये फेमस हुआ था, तो ये नहीं है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। जननी सुरक्षा योजना नहीं है। एक हमारे पास बच रहा है मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, यही हमारा आंसर है। मुख्यमंत्री बहन बेटी स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना। द स्कीम प्रोवाइड्स फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर एजुकेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑफ गर्ल्स एंड वुमेन। याद रखिएगा, स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड? हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ झारखंड? भाई एक ही है, वो है कौन? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, उसके बाद फिर वो प्रेसिडेंट बनी थी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच इज द मेन मिनरल प्रोड्यूस्ड इन सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड? वैसे तो झारखंड में मिनरल का भरमार है, ऑलमोस्ट 40% के आसपास मिनरल्स आपको झारखंड में मिलेंगे जो इंडिया के मिनरल्स होते हैं, और लगभग सभी के सभी मिनरल है। अगर आप ऑप्शन वाइज देखेंगे तो कॉपर भी है, कोल भी है, बॉक्साइट भी, आयरन ओर भी है। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है मुख्यतः मेन मिनरल प्रोड्यूस जो सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट्स में होते हैं। तो सिंहभूम में देखिए, सिंहभूम में आपको आयरन ओर मेनली मिलते हैं, आयरन ओर। क्योंकि आप जब देखिएगा ना तो सिंहभूम में जो झारखंड का सबसे बड़ा स्टील प्लांट है टाटा स्टील, वो एक बहुत ही अच्छा और बहुत ही पावरफुल स्टील प्लांट है और इंडिया में भी एक रैंक होल्ड करता है, वो भी सिंहभूम में ही है। तो ये सभी जो फैक्ट्रीज उस लोकेशन पे मेनली लगाए जाते हैं ना, जहाँ से उनको जो उनका रॉ मटेरियल्स हो गया, चाहे कोल हो गया, चाहे उसका ओर हो गया, वो ईजिली उनको मिल सके। तो ये भी एक कारण है कि टाटा स्टील को वहाँ पर बैठाया गया था ताकि सिंहभूम से ही उनको आयरन ओर भी मिल पाए और अगल बगल से उनको कोल भी मिल जाता है। तो हमारा यहाँ पर आंसर है आयरन ओर। ठीक है, द ताना भगत मूवमेंट वॉज प्राइमरली अ रिवोल्ट अगेंस्ट। ताना भगत मूवमेंट हुआ था 1910 ईस्वी के आसपास में हुआ था। ये मेनली किस लिए हुआ था? क्या ब्रिटिश टैक्सेशन एंड लैंडलॉर्ड्स के अगेंस्ट में, फॉरेस्ट पॉलिसीज, रिलीजियस कन्वर्सन, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन? मैंने पहले भी बताया आपको कि लगभग सारे ऑप्शन आपको लगभग सारे रेवलियन में मूवमेंट में देखने को मिलेगा, लेकिन कुछ एक दो पॉइंट ऐसे रहते हैं जो उनको स्पेसिफिक हो जाते हैं उस केस के लिए। तो इस केस में हमारा आंसर है ब्रिटिश टैक्सेशन एंड लैंडलॉर्ड्स। इससे त्राही त्राही हो चुके थे लोग, टैक्स इतना ज़्यादा बढ़ा दिया गया था, लगान वसूली किया जाता था, और ब्रिटिश लोग तो करते ही थे, साथ ही साथ जो लैंडलॉर्ड्स थे, जो जमींदार लोग थे, वो लोग भी करते थे। उससे परेशान होकर के 1910 ईस्वी में छोटा नागपुर में मूवमेंट चलाया गया था, ताना भगत मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइबल डांसेस इज पॉपुलर इन झारखंड? झारखंड में ये कौन सा ट्राइबल डांस पॉपुलर है? ऑप्शंस को देखते हैं। छऊ नाम सुनते हैं, झूमर नाम सुनते हैं, भांगड़ा ये मेनली जैसे नाम आता है पंजाब की ओर चला जाता है हमारा ध्यान, गरबा गुजरात की ओर चला जाता है। ये दोनों ऑप्शन हमारा नहीं है, या तो छऊ या तो झूमर है। छऊ को भी हम लोग देखते हैं, आदमी लोग मुखौटा पहन करके कूदते हैं और एक अजीब सा मुखौटा रहता है, मतलब उसको देख करके आदमी को याद आ जाता है कि अच्छा ये छऊ नृत्य है। लेकिन हमारा आंसर है झूमर, क्योंकि झूमर मुख्यतः होता है, झूमर क्या होता है, लेडीज़ लोग होती है और वो लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके राउंड सर्कल बना करके वहाँ पर डांस करती हैं। तो ये झूमर, वो वाइट कलर का साड़ी पहनती हैं, रेड पाड़ की तरह होता है। ये सब चीज़ देखने से ना आपको दिमाग में सब चीज़ों को याद रहेंगे आपके।
तो ये ऐसा नहीं कि केवल झारखंड में होता है, ये मुख्यतः आपको बिहार, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलता है। और यह नृत्य क्या होता है ना, ये एक सामुदायिक नृत्य है। फसल और त्यौहार जब फसल होते हैं, त्यौहार कुछ होते हैं, उस अवसर पर ये सबको किया जाता है। ठीक है, झूमर नृत्य याद रखिएगा, ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, द दामोदर वैली कॉर्पोरेशन वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? डीवीसी कौन से ईयर में एस्टैब्लिश किया गया था? जितने भी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं झारखंड में, उन सभी का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था, कहाँ स्थित है, ये सभी चीज़ को बहुत अच्छे से याद रखिएगा। पहले भी क्वेश्चन पूछा गया था, मैं अभी भी इसको बता रहा हूँ, आगे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो डीवीसी इस्टेब्लिश किया गया था 1948 में। डीवीसी वॉज सेटअप फॉर फ्लड कंट्रोल, इरिगेशन, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। तो इन सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से रिवाइज कीजिए। आने वाले वीडियो में भी हम लोग फिर अगला 20 क्वेश्चन को देखेंगे, एमसीक्यू को, विथ क्वेश्चन, विथ आंसर एंड विथ एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विथ राहुल मुंशी को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और हमारा आने वाला वीडियो को भी देखते रहिएगा ताकि इसी तरह का जो भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे उसको हम लोग रिवीजन के साथ में डिस्कस करें। ठीक है।